नमस्कार साथियों, मैं पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा 20-25 मिनट देरी हो गई है। रास्ते में हमारा टायर पंक्चर हो गया और नए टायर लगाने में काफ़ी थोड़ा समय लग गया, तो मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। कल 19 तारीख को इस चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ और 102 लोकसभा सीटों में चुनाव हुआ। सारे भारत में चुनाव हुआ, असम से लेकर तमिलनाडु तक, और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत, सारे इलाकों में ये चुनाव हुए हैं। और पहले चरण के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो ये 400 पार का नारा बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के आधार पर हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। ऐसे तो 400 पार का नारा का मकसद एक ही है। मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाना और आरएसएस और नरेंद्र मोदी का संविधान लाना। प्रधानमंत्री खुद बोलते नहीं हैं, खुद हिम्मत नहीं है बोलने की, पर उनके सारे कठपुतलियां जो हैं, सांसद, उम्मीदवार, आर्थिक सलाहकार, ये लोग सब ये मंत्र जपते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का समय हो चुका है और नए संविधान बनाना है। और इसलिए बार बार 400 पार की बात होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय जो हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है, इसके खिलाफ हमेशा आरएसएस और बीजेपी रहा है। तो ये चुनाव 2024 के चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं बीजेपी और एनडीए पार्टियों के खिलाफ। ये एक विचारधारा का मुकाबला है। ये सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं, सिर्फ वोटों का मुकाबला नहीं, ये विचारधारा का मुकाबला है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 और 2023 में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया और 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 5 न्याय और 25 गारंटी के आधार पर ये लड़ाई लड़ रही है। 5 न्याय यानी कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और ये गारंटी कार्ड हमने छपाया है। ये है 5 हमारे न्याय, और इन 5 न्याय को लेकर ये हमारे 25 गारंटी है। और ये करीब हमारे सारे देश में 8 करोड़ परिवारों तक घर घर गारंटी कार्ड हम पहुंचा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करीब 8 करोड़ घरों में ये गारंटी कार्ड पहुंचा रहे हैं। मैं इन गारंटियों के सारे 25 नहीं गिनाऊंगा, पर मुख्य 3-4 जो गारंटियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है, जो कांग्रेस पार्टी मानती है कि
2024 के चुनाव में यही मुद्दे हैं, उसको मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूं। पहली बात तो यह है किसान न्याय, और इसमें हमारे दो बड़े वादे हैं, दो बड़े गारंटियां हैं कि हम किसान को जो एमएसपी मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसके लिए हम एक कानून बनाएंगे, उसको हम कानूनी दर्जा देंगे। और स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो फॉर्मूला था, जो खेती की लागत होती है उसका 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। दूसरी बात, दूसरी गारंटी किसान को लेकर, और ये मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के किसान के लिए विशेष महत्व रखता है, हमने कर्जा माफी की गारंटी दी है। मोदी सरकार ने अरबपतियों की 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह जी के सरकार में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था किसानों का। और हम गारंटी दे रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी प्राथमिकता होगी, पहले निर्णय ये होगा कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और उसके लिए एक कर्जा माफी आयोग का गठन होगा जो तय करेगा हर एक राज्य में कितने किसान और कितना कर्जा माफी होगा। तो ये दो बड़े हमारे गारंटियां हैं किसान को लेकर। युवाओं को लेकर दो गारंटियां हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। 45 साल में सबसे ऊंचा युवा बेरोजगारी का दर अभी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर युवा, आज हर 2 घंटे में एक युवा आत्महत्या करता है, ये कभी नहीं हुआ है। बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है और प्रधानमंत्री इस पर चुप है। हमने वादा किया है कि हर एक डिप्लोमा होल्डर और जो ग्रेजुएट होता है उसको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए हम कानून बनाएंगे और 1 लाख रुपया वेतन उनको पहले साल मिलेगा, यानी कि पहली नौकरी पक्की होगी। हर एक युवा जो डिप्लोमा खत्म करता है या करती है और डिग्री खत्म करता है या करती है। और दूसरा वादा जो हमने किया है युवाओं के लिए, आज केंद्र सरकार में 30 लाख पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। ये सैंक्शन पोस्ट, इसको मंजूरी की जरूरत नहीं है, ये पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। हमने भर्ती भरोसा का गारंटी दिया है कि 30 लाख जो केंद्र सरकार में रोजगार खाली पड़ा हुआ है उसको हम 1 साल में भर्ती करेंगे और आधा रोजगार उसका महिलाओं का। नारी न्याय को लेकर सबसे बड़ी गारंटी हमारी ये है कि हर गरीब परिवार में, देश के हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल महालक्ष्मी परियोजना के द्वारा सीधा उनके बैंक के खाते में डाला जाएगा। ये जुमला नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की जुमला के माफिक नहीं है जो उन्होंने 2014 में वादा किया था कि हर एक के बैंक के खाते में 15 लाख रुपया जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है हर एक के बैंक खाते में डाला जाएगा। ये एक गारंटी है। हमने कर्नाटका के गारंटी दी है, कर्नाटक सरकार ने यही महालक्ष्मी परियोजना लागू की है, तेलंगाना में भी ये लागू हुआ है और हम गारंटी दे रहे हैं कि देश भर में ये महालक्ष्मी परियोजना लागू होगी। ऐसे श्रमिकों को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आज 50% आरक्षण की सीमा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण का सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता। हमने ये गारंटी दी है कि हम संविधान में संशोधन लाएंगे, ये 50%
ऊपरी सीमा हम हटाएंगे ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए उनके आबादी के मुताबिक आरक्षण हासिल वो कर पाएंगे। तो ये हिस्सेदारी न्याय हुआ। तो साथियों, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, पर बेरोजगारी पर चुप है, महंगाई पर चुप है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर चुप है, किसानों की पीड़ा पर चुप है, चीन से जो आक्रमण हो रहा है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उस पर चुप है। पर प्रधानमंत्री और कोई मुद्दे उठाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार। और 400 पार का मैंने आपको असली मकसद पहले ही बता दिया है। मकसद ये है कि संविधान को बदलना। हमें विश्वास है कि देश की जनता इस जुमलों में इस पर विश्वास नहीं रखेगी और जनादेश, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को मिलेगा। आपको याद होगा 2003 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी राजस्थान बुरी तरह से हारी, मध्य प्रदेश के चुनाव हम हारे, राजस्थान के चुनाव हम हारे, छत्तीसगढ़ के चुनाव हम हारे, इंडिया शाइनिंग था। और 2003 में हमारे राजनीति के भीष्म पितामह जो माने जाते थे, भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। चुनाव हुए 2004 में और नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल विपरीत हुआ। इंडिया शाइनिंग, जो हम असेंबली हम हारे थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पार्टियों पर मिला और यूपीए की सरकार बनी। 20 साल बाद यही होने वाला है। इतिहास दोहराएगा। 2004 में जो हुआ 2024 में होगा और इस बार भी लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। मैं अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं और मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मजबूत तरीके से जमीनी स्तर पर एक अंडर करंट, जोर से नहीं लोग बोल रहे हैं, जोर से नहीं बात कर रहे हैं, पर चुपचाप लोगों ने मन बना लिया है कि 10 साल अन्याय काल से हमें मुक्ति चाहिए। ये जो अमृत काल के सपने दिखा रहे हैं, इनसे छुटकारा चाहिए। और वक्त आ गया है नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का। तो इसी भावना के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी है और हम समझते हैं कि जो पहले चरण में हमने देखा है वो एक संकेत देता है कि प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री है। उनका अलविदा होना अभी बिल्कुल समय 1.5 महीने ही बाकी है। 4 तारीख जून को नतीजे आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री को हमें अलविदा कहने का हमें मौका मिलेगा। और इसीलिए मैं कह दूँ कि आज जब अभी जानकारी मिली है कि इलॉन मस्क ने भी अभी अपना ट्रिप जो इंडिया में आ रहे थे, भारत में आ रहे थे, उन्होंने कुछ महीने के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया है, क्योंकि इलॉन मस्क भी जानते हैं कि आउटगोइंग प्रधानमंत्री से मिलने से कोई फायदा नहीं। जो सरकार सत्ता से जा रही है उनसे मिलने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज सुबह ही खबर आई है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद
बीजेपी साफ दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में खास तौर से, और उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना निश्चित है और ये जनता की भावना है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और बार बार किसान के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, पिछड़े वर्गों के मुद्दे हम उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री खूब प्रयास कर रहे हैं। आज भी नांदेड़ गए और मैंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है। कुछ 1 घंटा पहले मैंने उनका एक पुराना वीडियो ढूंढकर उनको याद दिलाया है कि 2014 में उन्होंने नांदेड़ में क्या कहा था। उन्होंने कहा था अशोक चव्हाण को मैं जेल भेजूंगा, मुझे वोट कीजिए और इनको मैं जेल भेजूंगा। और आज उन्हीं व्यक्ति के साथ वो नांदेड़ गए हैं बिना शर्म के। तो यही है प्रधानमंत्री की असलियत, असली रूप। सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया है। चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, फर्जी कंपनी, ठेका लो, घूस दो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है। ऐसे तो कई घोटाले हैं, मैं गिना सकता हूँ कौन कौन से घोटाले हैं। मोडानी घोटाला है, उड़ांजलि घोटाला है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर जानकारी हमें दी है। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट के बिना ये जानकारी बाहर नहीं निकलती। तो साथियों, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। जब मैं मंत्री था, मुझे पंजाब राव देशमुख की जो योगदान है, मेरा ऑफिस बिल्कुल उनके ऑफिस के बगल में, जो उनका ऑफिस हुआ करता था, उनका जो दफ्तर हुआ करता था, कुछ ही कमरे नीचे दूरी में मेरा कमरा था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे पंजाब राव देशमुख की नगरी में आने का मौका मिला है। ऐसे तो हमारे आज के बड़े दिग्गज नेता भी हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, यशोमती जी हैं, अतुल लोंढे जी हैं और हमारे सभी कांग्रेस के नेता हैं। पर मैं समझता हूँ सर्वोपरि वो भी नहीं इतराज़ करेंगे जब मैं कहूँगा कि पंजाब राव देशमुख हमारे लिए एक आदर्श नेता थे और उनका योगदान भारतीय कृषि के विकास के लिए अभूतपूर्व रहा। शुक्रिया। सर जी, जो अभी चुनाव हुआ 102 सीटों के लिए पूरे देश में, लेकिन वो वोट जो प्रतिशत है उसका वो काफी कम हुआ 2019, क्योंकि लहर नहीं है, उसका कोई लहर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक और व्यक्ति ने कहा है, मैं आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं किस व्यक्ति ने कहा कि मोदी की लहर नहीं है। आप जानते हैं किसने कहा, मैं याद नहीं दिलाऊंगा। और ये जो वोट टर्नआउट आपने पूछा है, ये बात सही है कि 5% घटा है, क्योंकि उत्साह नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जो बोलते हैं वो थके हुए हैं और लोग तंग आ चुके हैं कि बार बार जब बोलते हैं वो सिर्फ बदनाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष, कभी नहीं हुआ है कि 2 विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल में गिरफ्तार हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी विपक्ष के पार्टियों के नेताओं के पीछे लगाए गए हैं। और जब आप थक जाते हो, आप चिंता में पड़ जाते हो और आपको वॉशिंग मशीन देखता है, तब आप साफ हो जाते हो, बिना दाग घुराते हो। और मैंने मिसाल दिया, महाराष्ट्र में कई ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आलोचना प्रधानमंत्री ने खूब की थी 2014 में और 2019 में भी, और आज वो बीजेपी में शामिल हैं। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सारे के सारे लोग, मैं एक और मिसाल देता हूँ महाराष्ट्र का, एक और महाराष्ट्र के बड़े नेता का। 2014 में प्रधानमंत्री मंच से कहा करते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में सबसे बड़ा घोटाला है एयर इंडिया का घोटाला।
नागरिक उड्डयन मंत्री था प्रफुल्ल पटेल जी थे, और हमारी खूब आलोचना की प्रधानमंत्री ने। एयर इंडिया घोटाला, सीबीआई की जांच हुई। क्या हुआ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 1 महीने पहले सीबीआई ने वो केस बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अभी बीजेपी के साथ है। तो मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह जी से माफी मांगनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल कुछ साहस दिखाए कि उनको कहना चाहिए कि 2014 में आपने मुझे घोटालेबाज कहा, आज मुझसे माफी मांगे। यही तो हकीकत है। तो जो इल्जाम लगाते हैं और जो वास्तविकता है, उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वोट कम होने का जो कारण बताया, तो क्या जनता में भी इस सरकार का विरोध करने का भी उत्साह नहीं है? नहीं, जो लोग आए हैं विरोध दिखाने के लिए आए हैं, विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं। मैं उत्तर पूर्वी राज्यों का एक मिसाल देता हूँ। वहाँ हमारा कोई राज्य सरकार नहीं है, सारे के सारे बीजेपी की सरकार है, या रीजनल पार्टी के साथ या उनके असम के माफी। पर वहाँ जो लोग आए हैं उत्साह से, वो कांग्रेस को वोट देने के लिए आए, हमारे गठबंधन के पार्टियों को वोट देने के लिए आए। तो ऐसा नहीं है कि जो वोटर टर्नआउट है वो घटा है, खास तौर से उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में। वो इसका कारण ये नहीं है कि इनको हटाने के लिए उत्साह नहीं है। बात ये है कि आज अगर कोई लहर है तो नाराजगी की लहर, मोदी की लहर नहीं है, ये नाराजगी की लहर है। सर, मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, सॉरी, मोदी जी का जो 400 पार का अभी नारा जो है, कांग्रेस का कितने पार का है? कितने सीट है? आपने मुझे ठीक से सुना नहीं। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ और आंकड़े के खेल में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं कह रहा हूँ आपको, स्पष्ट और निर्णायक बहुमत हमें मिलेगा। और मैंने पहले ही कह दिया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और शेष भारत में बीजेपी हाफ। तो आप ही गणित कराइए ना, कितना नंबर आएगा। 400 पार की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं। फिर स्पष्ट और निर्णायक जनादेश कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को मिलेगा। सर, ये गारंटी वाला मोदी का विरोध है, तो क्या वजह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो बीजेपी की राह पर बदल रहे हैं? वो कई कारण है। मैं आपने सही पूछा, मैं इसका जवाब दूंगा। एक तो कई लोग कांग्रेस में आ भी रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपार्चर लाउंज में बैठे हैं, अराइवल लाउंज में भी बहुत लोग हैं। राजस्थान में कुछ सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं, सिटिंग एमपी, वो कांग्रेस में भर्ती हुए हैं। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। आज भी आप देख रहे हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में सब लोग आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। पर वो छोड़िए, हरियाणा में तो उसको छोड़िए, क्यों जा रहे हैं हमारे पार्टी से, यही तो सवाल है। पहला सवाल है कि बहुत सारे लोग कमल ब्रांड वॉशिंग मशीन और मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर उनके लिए जरूरत है। वो डरे हुए हैं, उनको धमकाया गया है। परसों एक कांग्रेस नेता मेरे घर में आए और रोने लगे, और उन्होंने मुझे कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा, सर मेरे 20 साल पुराने इनकम टैक्स रिटर्न खोले गए हैं, मेरे परिवार के खिलाफ जांच हो रही है, मैं क्या करूं आप बताइए। वो रोने लगे। एक कांग्रेस नेता, दिग्गज कांग्रेस नेता जो सांसद रहे। तो एक कारण यह है कि जो लोग गए हैं उनको वॉशिंग मशीन की जरूरत है, वॉशिंग पाउडर की जरूरत है, धमकी दी गई है, डराया गया है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा। ये दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं उनको पार्टी ने सब कुछ दिया है, पोस्ट दिया है, पद दिया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, उनके योग्यता से भी ऊपर उनको मिला है पहचान पार्टी से, और वो निजी स्वार्थ के लिए वो चले गए हैं। तो
तीसरी बात, एक मिनट, तीसरी बात, जब एक व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है, हजारों युवाओं के लिए मौके के दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमारे पार्टी में ऐसे बहुत से काबिल युवा हैं और मध्य वर्ग के जो बीच के नेता हैं जो ऊपर उभर कर नहीं आ सके, क्योंकि कुछ लोग जमींदार बनकर बैठे थे हमारे संगठन में, उनके जाने के बाद उनके लिए मौका भी मिल गया। मायूसी है, मैं स्वीकारता हूँ, मुझे भी मायूसी हुई जब लोग जाते हैं। हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे साथ खाया है, हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ काम किया है, वो चले जाते हैं। उदास तो होता हूँ मैं, वास्तविक है, पर मुझे कोई इतराज नहीं है कहने के लिए कि ये लोग सब गद्दार हैं। इनको पार्टी ने पहचान दी है और इन्होंने इस संवेदनशील मौके में अपने अवसरवादी कैरेक्टर दिखाया है। सर, गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति ने पार्टी नेतृत्व पर आक्षेप उठाया है, टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुलाम नबी आजाद जी का रोज जवाब देता हूँ, रोज जवाब, कल भी मैंने जवाब दिया। तो गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? सारे पद, सांसद, मंत्री, विपक्ष के नेता, क्या करें बेचारे गुलाम नबी आजाद। उनको घर की जरूरत है, दिल्ली में बंगला की जरूरत है। सर, ऑल इंडिया 4 एकड़ के बंगलों में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के बदौलत, तो एक बंगले के लिए वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सर, ऑल इंडिया कांग्रेस कितनी सीटों की लगी? ऑल इंडिया कांग्रेस मेरे ख्याल में करीब 350 सीटों पर है, करीब 350, क्योंकि हमने क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में काफी कुछ हमने अपने जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको साथ लेकर चलने का हमने खूब ईमानदारी से प्रयास किया। तो ये बात सही है कि 2024 में 2019 या 2014 की तुलना में हम कम सीटों में लड़ रहे हैं, पर हमारा स्ट्राइक रेट बहुत सकारात्मक है। सर, अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है या प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगे? ये सवाल राहुल गांधी जी को 15 मई को ठाणे में पूछा गया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और मैं आपको वही जवाब दोहराऊंगा क्योंकि वो उनका सवाल था उनके लिए और उन्होंने ही जवाब दिया। राहुल जी को पूछा गया क्या आप अमेठी से लड़ेंगे, तो राहुल जी ने कहा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, जो सीईसी तय करेगा तो मैं उस निर्णय का पालन करूंगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस संगठन चाहता है कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, उस सवाल का जवाब है हाँ। अगर आपका सवाल ये है कि क्या अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता चाहती है, वो भी जवाब हाँ। मैं खुद अमेठी गया हूँ यात्रा के समय, मैं खुद रायबरेली में था, महिलाओं से मिला, युवाओं से मिला, व्यापारियों से मिला। उन्होंने क्या कहा मुझे अमेठी में, उन्होंने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ेंगे। और रायबरेली में तो सब लोग चाहते थे कि प्रियंका जी लड़े, पर मैं एक बार फिर कह, ये निर्णय सीईसी लेगा, अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त है, कुछ 3, 4 और 5 दिन आप इंतजार कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा हमारे उम्मीदवार अमेठी के और रायबरेली के कौन हैं। जो आपने पहले न्याय में ऐसा लिखा है, पहला न्याय लिखा है आपने, थोड़ा पीछे, थोड़ा चुप हो रहे। आपने इसमें पहला जो न्याय लिखा है, हर युवा को 1 लाख की जो साल की नौकरी, हाँ, राइट टू अप्रेंटिसशिप, तो ये जरा इम्प्लीमेंट कैसा होगा, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून लाया जाएगा। ये राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून के तहत जो कोई युवा डिप्लोमा पास करता है या करती है, आजकल करती है ज़्यादा हुआ है, करता है ज़्यादा कम है, और जो डिग्री लेते हैं ग्रेजुएट, देखिए हमारे देश की विशेषता देखिए,
अनोखी बात है। सारे दुनिया में जो बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं। हमारा देश एकमात्र देश है जहां शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर आप अशिक्षित हैं, आपको कुछ ना कुछ रोजगार मिल ही जाता है, क्योंकि आपको जिंदगी काटने का रोजगार मिल जाता है। पर जब आप डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा लेते हैं, तो आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो इस कानून के तहत ये कानून बनाया जाएगा। 1 लाख रुपया वेतन 1 साल के लिए उस युवा को दिया जाएगा, और उस 1 साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि वो एक रेगुलर नौकरी उनको मिल जाए। तो ये अप्रेंटिसशिप है। तो सालों में अभी इसने आपने भी इसमें बताया 1 साल युवा के लिए मिलेगा। एक मिनट महिलाओं के लिए महालक्ष्मी 1 लाख हर साल, 1 लाख रुपया हर साल। युवाओं के लिए जो वेतन मिलेगा अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल के लिए 1 लाख। सर जी 1 साल के लिए 1 लाख। पहली नौकरी, ये पहली नौकरी पक्की। सर जी अभी आपने इसमें बताया कि 1 लाख मिलेंगे। अमरावती में क्लॉथ सेंटर में काम करने वाला जो युवा, उसको 400 रुपये रोज मिलता है, और आप अगर 1 लाख देंगे तो वो 277 रुपये। 277 में अगर वो सामाजिक न्याय होगा। सुनिए ना, अगर वो काम कर रहे हैं वो तो बेरोजगार नहीं है। अगर वो काम कर रहे हैं तो वो बेरोजगार नहीं है। ये बेरोजगार, आपका सवाल क्या है? हम ये कह रहे हैं जो डिप्लोमा पास करता है, जो डिग्री पास करते हैं, उनको जॉब कहीं रोजगार नहीं मिलता है, उनको ये राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट जो ब्लॉक पे काम कर रहा है, ये लागू ही नहीं होगा। सर आपने जो ये 3 गारंटी दी है, पत्रकारों पर लागू नहीं होगा। 1 साल के बाद 1 साल के बाद वो और कोई नौकरी ढूंढेगा, रोजगार ढूंढेगा। पर पहली नौकरी जब आप डिप्लोमा पास करते हैं, जब आप डिग्री पास करते हैं, आपने अभी अखबारों में पढ़ा होगा, IIT से भी अगर आप लोग पास करते हैं, अभी लोगों को काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 साल के लिए ये राहत, इसको राहत के रूप में देखिए। ये अप्रेंटिसशिप है। सर ये गारंटी ये अप्रेंटिसशिप की गारंटी है। अगर आप चाहते हैं किसी व्यापार में काम करना चाहते हैं, किसी उद्योग में काम करना चाहते हैं, या किसी सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपया गारंटी है। सर ये जो गारंटी के 3 मुद्दे आपने बोले हैं, वो महाविकास NDA इंडिया गठबंधन के है कि कांग्रेस के? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के गारंटियां हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ गारंटी नहीं है। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसका जिक्र किया, पर इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हुई हैं। पहला बैठक हुआ 23 जून को पटना में, दूसरी बैठक हुई 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में, तीसरी बैठक हुई आपको याद है 31 अगस्त और 1 सितंबर मुंबई में, और चौथा बैठक हुआ 19 दिसंबर को। और इन चारों बैठकों में इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने यह तय किया कि किसान, युवा, महिला, श्रमिक और पिछड़े वर्ग, इन 5 मुद्दों पर हमने एक सहमति बनाई। तो ये जो 5 गारंटियां, 5 न्याय हैं, 25 गारंटी है, जो कांग्रेस पार्टी ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका घर घर अभियान चल रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से वादा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के ओर से भी वादा है। सर इंडिया अलायंस जब बनी थी तब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी भी आपके साथ में थे। आज जो बाहर जाके अकेले लड़ रहे, इसका फायदा बीजेपी को हो रहा, आपको उसके बारे में वो बी टीम में भाजपा कैसा लगता है? देखिए, मैं बी टीम और सी टीम के बारे में नहीं, सिर्फ ए टीम और ए टीम के बीच में हम लड़ाई करते हैं। ये जो बी टीम बनते हैं ना, कभी बी टीम बनते हैं, कभी सी टीम बनते हैं, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछूँगा। सर सवाल, एक सवाल
सर आप नागपुर से आए? एक सवाल, हाँ जी, एक दो लोकल एमएलए जो है कांग्रेस की वो पूरे प्रचार से भरा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? यशोमती के अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है सर, दे और नो एवरीथिंग, उसके लिए उसका क्या कहना है? ताई एक मिनट, थैंक यू सो मच। आप नागपुर से आए हुए हैं और सिर्फ में पत्रकार परिषद ले रहे कि आपका कुछ बेड़ा हुआ है या कार्यक्रम? ये पत्रकार परिषद सिर्फ नागपुर में हो सकती है ना? आपका सिर्फ आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, नजदीक में हमारा ये क्या इनका आपका कार्यक्रम क्या? नागपुर में कांग्रेस अध्यक्ष खुद गए थे। नागपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद गए थे। अच्छा, आपसे ठीक है, खुद गए थे। मैं अमरावती आया हूँ। आपको कोई इतराज है? कार्यकर्ता अमरावती हमारे लिए